ये मैनिफेस्टेशन सारे बच्चे करेंगे पढ़ने से पहले। आज की डेट में जो मैनेजर्स है वो अपनी टीम को कैसे हैंडल कर रहे हैं, आईसीटी के थ्रू ग्लोबली हैंडल कर रहे हैं। बट पहले क्या था, वो बहुत ही छोटी टीम होती थी, उनको फेस टू फेस ही हैंडल कर, तो दे जस्ट प्रोवाइड अस द डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है वो बहुत डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स होती है, उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि हमें कैसे मशीन को, कैसे प्रोडक्ट्स को मैनेज करना है, ये भी जरूरी है कि हम लोगों को कैसे मैनेज करना है। अभी हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर का सेकंड पार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्यों ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। देखो यार, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, वो मैनेजर को हेल्प करते हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। किस चीज में? ताकि वो डिसीजंस ले सके अलग अलग सिचुएशंस जब उनकी ऑर्गेनाइजेशन में आए, तो वो उनको बहुत अच्छे से हैंडल करके एक वाइज डिसीजन ले सके, जिससे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आए बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे ना एक प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन है, ठीक है, जिसमें ना क्या होता है, जो सुपीरियर होते हैं वो कुछ चीजें जो है, कुछ डिसीजंस जो है सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर देते हैं कि हाँ ये डिसीजंस आप ले लो। ठीक है, और जो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो खुद लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, उनको सारे डिसीजंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इससे उनकी टाइम सेविंग होती है और एफिशिएंसी आती है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को इनसाइट प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो रियल बेस सिचुएशन में, रियल लाइफ सिचुएशन में उनको अप्लाई करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल ले। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड इंपॉर्टेंस है, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो हमें पता है रिसोर्सेज, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो मैन पावर हो, हर चीज लिमिटेड है। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज किया जाए कि एक तो कॉस्ट कट हो, मिनिमल कॉस्ट यूज हो और मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस हो। ठीक है जी, तो इसीलिए जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो हेल्प करते हैं मैनेजर को कि वो सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पाए और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छा कर सके। ठीक है, टू कट इट्स कॉस्ट एंड डेराइव मैक्सिमम बेनिफिट्स। ठीक है, और मैनेजर को ये हेल्प भी करते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को पहले से एनालाइज कर ले कि ये एक्शन है तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। ठीक है, और इसकी वजह से हिट एंड ट्रायल जो होता है वो अवॉइड होने में मदद मिलती है। जैसे मान लो एक एग्जांपल है, बजटिंग डिसीजन लेना है। अब ऐसा हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बोल रखा है कि जो भी डिसीजंस लेने हैं दैट शुड बी टेकन आउट ऑफ द पर्सनल बायस और एनी प्रेजुडिस। अब अगर ऐसा किया जाए तो बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होता है। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, आपको बहुत अच्छे से अभी मैं एक एक करके सारे समझाने वाली हूँ। ठीक है, फिर आता है साइंटिफिक डिसीजंस। देखो एक जो अच्छा मैनेजर है ना, वो डिसीजंस लॉजिकल थिंकिंग के बेस पे लेता है, ना कि अंधाधुंध ले लेता है, ना कि ब्लाइंड फेथ पे लेता है। ठीक है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ये इंश्योर करते हैं कि डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं ना, दैट आर वेरी प्रैक्टिकल, टाइमली है और मेजरेबल, मतलब उसको हम मेजर कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। इसकी वजह से कोई भी बायस और किसी भी तरीके की प्रेजुडिस नहीं आती, कोई फेवरेटिज्म वाला कॉन्सेप्ट है ना वो एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, मान लो अगर एक कंपनी है, उसे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो वो पूरी मार्केट एनालिसिस करेगी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सारी चीजें करेगी, ना कि कोई पर्सनल ये कहते हैं ना गट फीलिंग आ रही है उसके बेसिस पे नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस, मीटिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट। देखो यार, बिजनेस एनवायरनमेंट हमने पढ़ा है कितना डायनेमिक है, कितना चेंज होता रहता है। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो क्या हेल्प करते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं मैनेजर को कि कोई भी सिचुएशन किसी भी तरीके की आई तो आपको ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है। ठीक है, मान लो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, वो जो है वो बेसिकली अब क्या कर रही है, जो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है, जो उसका इंपॉर्टेंट वर्क है ना, वो खुद कर रही है। ठीक है, और जो नॉन कोर है, नॉन कोर यहाँ पे जो नॉन कोर एक्टिविटीज है वो आउटसोर्स करवा रही है। आउटसोर्स मतलब बाहर के लोगों से करवा रही है। ये आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो पब्लिक आज के टाइम में ना बहुत ही ज्यादा रेशनल है और सोशली अवेयर है, तो कंपनीज को चाहिए कि अगर उसको लॉन्ग रन में सरवाइव करना है तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करा जाए।
तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमें ये भी बोलते हैं, ये भी मोटिवेट करते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो सोशल ऑब्लिगेशंस है वो पूरी करनी है, ठीक है। और यहाँ पे भेल का एग्जांपल दे रखा है आपके एनसीईआरटी के अंदर। देखो यार, मैं आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स इसलिए बता रही हूँ, अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडीज अगर आपसे एनालाइज हो जाती है, एनालाइज होगी यार जब आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, ठीक है। तो आपको ना जब कंटेंट लिखना होता है ना, तो इट्स बेटर कि आप एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कोट करो, ठीक है। इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। जो चेक कर रहा होगा ना पेपर, उसे पता होगा हाँ ये बच्चा जो है अच्छे से एनसीईआरटी रीड करके आया है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च में हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक लिमिटेड नहीं है, इसका जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, मतलब एजुकेशन और रिसर्च में भी यूज हो रहा है। तो देखो यार, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको भी पढ़ाए जा रहे हैं 12th के अंदर। अगर आप 12th के बाद बीबीए कोर्स करते हो तो उसमें आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं। तो इसका स्कोप सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक नहीं है, एजुकेशन और रिसर्च फील्ड के अंदर भी है। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंसेस। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये जो प्रिंसिपल्स है ना मैनेजमेंट के, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस यहाँ से बिल्कुल है। 14 प्रिंसिपल्स आपको एज इट इज याद होने चाहिए। कैसे याद करें, तो इसके लिए ना मैं निमोनिक देख रही थी, मुझे अच्छा लगा, मैंने यहाँ भी लिखा है, दादू इज सो सिक्योर। डी से है डिविजन ऑफ वर्क, ए से है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से है डिसिप्लिन, यू से है यूनिटी ऑफ कमांड, आई से है इनिशिएटिव, एस से है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। देन एस से है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, ओ से है ऑर्डर, एस से है स्केलर चेन, ई से है इक्विटी, देन सी से है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यू से है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आर से है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, लास्ट ई से है एस्पिरिट द कॉर्प्स। अब इनको ना हम बहुत अच्छे से डीपली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारा काम होता है। अब मैनेजर को चाहिए कि वो इतने सारे काम को ना चंक्स में ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, डिवीजन ऑफ वर्क रेफर्स टू ब्रेकिंग डाउन अ स्मॉल जॉब इनटू स्मॉलर टास्क, ठीक है। स्पेशलाइज्ड टास्क में, जहाँ पे हर एक टास्क को ना, हर एक टास्क दिया जाए किसको, ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट को। अगर ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट को दिया जाएगा तो वो जो है अपने फील्ड में एक्सपर्टीज होगा उसका, ठीक है, तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। जब वो अपना बेस्ट देगा, इसकी वजह से पूरी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ आउटपुट जो आएगा ना वर्कर्स के थ्रू, वो ज्यादा होगा, ठीक है। अब स्पेशलाइजेशन के ये इंपॉर्टेंस है, हाई प्रोडक्टिविटी होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट आएगी, और वर्कलोड में ना बैलेंस होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक बंदे पे पूरा बोझ है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और टाइम भी सेव होगा। अब मान लो एक कंपनी है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब जब हर एक स्पेशलिस्ट अपने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, अपने अपने एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो इसकी वजह से ओवरऑल आउटपुट जो निकलेगा वो बहुत अच्छा निकलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी क्या होता है, ये क्या कहता है प्रिंसिपल, तो पहले अथॉरिटी समझते हैं। देखो, अथॉरिटी का मतलब होता है कि जब एक सुपीरियर जो है अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है, तो वो ये इंश्योर करता है कि उसके जो सबऑर्डिनेट है वो उस ऑर्डर को जो है, ऑर्डर को माने, उस ऑर्डर में जो भी बात बोल रखी है उसको फॉलो करे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू फ्योल, अथॉरिटी का मतलब है राइट टू गिव ऑर्डर। पहली बात, वो ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, एंड ऑब्टेन ओबीडियंस, और ये इंश्योर करे कि वो ऑर्डर, उसकी जो भी बात है वो मानी जाए, किसके थ्रू, सबऑर्डिनेट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है, दो टाइप्स की अथॉरिटी होती है। सबसे पहली अथॉरिटी होती है ऑफिशियल, नेक्स्ट होती है पर्सनल। ऑफिशियल इज मोर लाइक फॉर्मल, ठीक है, एंड पर्सनल होती है जो अपने एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग अथॉरिटी जो है दी जाती है। नेक्स्ट है अथॉरिटी, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल। फॉर्मल जो होती है हायरार्की के बेसिस पे होती है, जो कि सुपरवाइजर से सबऑर्डिनेट पे जाती है, और इनफॉर्मल जो होती है इट इज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट एंड इन्फ्लुएंस। मान लो एक बंदा है, ठीक है, वो सीनियर मैनेजर नहीं है, तब भी सारी वर्कफोर्स उसकी बात मानते हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स ये अथॉरिटी कौन सी हुई, इनफॉर्मल अथॉरिटी। अब नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी समझ आ गया, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सबऑर्डिनेट की ड्यूटी है कि जो भी उसका सुपीरियर उसे काम दे रहा है, उसको चाहिए कि वो उस काम को पूरा अच्छे से करके दिखाए, ठीक है। यही बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखी हुई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी, ठीक है। एग्जांपल, अगर प्रोडक्शन मैनेजर को काम दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो बहुत अच्छे से उस काम को
जो है करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनेजर को चाहिए कि अथॉरिटी शुड कॉमेंसरेट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। कॉमेंसरेट का मतलब क्या होता है, बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ठीक है। अगर अथॉरिटी का और अगर अथॉरिटी ज्यादा कर सकता है, अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है, ठीक है। अगर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है एचआर मैनेजर है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हायरिंग डिसीजंस लेगा, बट उसके पास इतनी अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि वो जो है हायरिंग कर भी पाए, हायरिंग डिसीजंस ले भी पाए ऑन द स्पॉट, उसे किसी से कंसल्ट करने की जरूरत ना हो, ठीक है। तो इसीलिए द मैनेजर रिक्वायर्स अथॉरिटी कॉमेंसरेट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सेफगार्ड्स बिल्ड करने चाहिए अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ मैनेजरियल पावर, कि अगर कोई मैनेजरियल पावर को अपनी मिसयूज करता है तो देयर शुड बी सम एक्शंस दैट शुड बी टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उसको बिल्कुल फॉलो करना इज नोन एज डिसिप्लिन, ठीक है। तो डिसिप्लिन इन्वॉल्व्स अधेरेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एग्रीमेंट्स, जिसकी वजह से फंक्शनिंग जो होती है ओवरऑल बिजनेस की अच्छी होती है, ठीक है। अगर देखो गुड सुपीरियर्स है हर एक लेवल पे तो डिसिप्लिन मेंटेन होगा। दूसरा, अगर ट्रांसपेरेंसी है मैनेजर और वर्कफोर्स के बीच में तो डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, और अगर कोई अपनी पावर को मिसयूज करता है या रूल्स एंड रेगुलेशन को ओबे नहीं करता तो देयर शुड बी एनफ पेनल्टीज, कि उन्हें पता हो कि हाँ अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे साथ ये हो सकता है। तो इससे उन लोगों के अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली जो है डिसिप्लिन आएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल मैनेजमेंट और लेबर यूनियन है, उन्होंने म्यूचुअली एग्री करा कि वर्कर्स जो है ना वो ओवर टाइम वर्क करेंगे बट उन्हें कोई एडिशनल पेमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि ना अभी कंपनी लॉस में चल रही है, ठीक है। बट जैसे ही कंपनी जो है प्रॉफिट में जाएगी तो उनको जो है सैलरी, उनकी जो वेजेस है, सैलरी है वो हम बढ़ा देंगे। तो अब इस केस में ये डिसिप्लिन कहता है कि वर्कर्स ने अगर ये बात मानी है तो वो जो है ओवर टाइम काम करेंगे बट एडिशनल पेमेंट नहीं मान सकते, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो कंपनी को भी चाहिए कि जो उन्होंने बात बोली है वो उस पर टिके रहे, मतलब जब प्रॉफिट में कंपनी आएगी तो वर्कर्स की भी सैलरी बढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो इन रिटर्न मैनेजमेंट प्रॉमिसेस टू इंक्रीज वेजेस वंस कंपनी इज प्रॉफिटेबल। तो डिसिप्लिन इस कॉन्टेक्स्ट में डिसिप्लिन का मतलब होता है कोई भी प्रेजुडिस या किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। अब इस प्रिंसिपल के हिसाब से फ्योल जी कहते हैं कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय है ना, अगर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय है उसका सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, दो बॉस नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ड्यूअल सबऑर्डिनेशन मतलब अगर दो बॉस एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को जो है ऑर्डर दे रहे होंगे तो ऑफ कोर्स वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि एक बंदा जो है कोई बात बोलेगा, दूसरा बंदा कोई और बात बोलेगा, तो इसकी वजह से ड्यूअल सबऑर्डिनेशन आएगी। अब ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को अवॉइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू फ्योल, ठीक है। इसका मतलब है हर एक पार्टिसिपेंट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में उनको जो ऑर्डर्स मिलने चाहिए और वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए किसको, सिर्फ एक सुपीरियर को, एक से ज्यादा सुपीरियर को वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होने चाहिए, ठीक है। मान लो एक सेल्स मैनेजर है, इसका एग्जांपल लेते हैं, सेल्स मैनेजर है और सेल्स पर्सन है सॉरी, ठीक है। उसको मार्केटिंग मैनेजर कह रहा है कि बस 10% डिस्काउंट देना है, बट दूसरी तरफ आके उसे फाइनेंस वाला कहता है कि यार 5% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं देना। तो यहाँ पे यार वो पजल हो गया, कंफ्यूज हो गया कि भाई किसकी बात मानूं, तो यहाँ पे ड्यूअल सबऑर्डिनेशन आ गया। तो यहाँ पे जब भी यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगी तो यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूजन क्रिएट होगी, कियोस क्रिएट होगा, ठीक है। अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करी जाएगी तो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मान लो एक ग्रुप है जिनका सिमिलर ऑब्जेक्टिव है, उनके पास एक ही हेड होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए, ठीक है। Each group of activities having the same objective must have one head, one plan. Example, मान लो एक कंपनी है, मोटरसाइकिल भी मैन्युफैक्चर कर रही है, कार भी मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है। तो अब उनको चाहिए भाई वो कार और मोटरसाइकिल के लिए ना अलग डिवीजन बनाए और उस पर्टिकुलर डिवीजन के पास अपना एक इंचार्ज होना चाहिए, ठीक है, अपना इंचार्ज होना चाहिए, प्लस अपने अपने रिसोर्सेज होने चाहिए और अलग प्लान होना चाहिए। अगर ऐसा फॉलो किया जाएगा तो यूनिटी ऑफ एक्शन प्रमोट होगी, कोऑर्डिनेशन प्रमोट होगी
और इट विल प्रिवेंट द ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिमिलर लग रहा है बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर हमने ये पढ़ा था कि एक सबऑर्डिनेट जो है ना उसका सिर्फ एक बॉस होना चाहिए। ठीक है, बट इसके अंदर हमने पढ़ा कि ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जिनका सिमिलर ऑब्जेक्टिव है उनके पास एक हेड और एक प्लान होना चाहिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे क्या, यहाँ पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट की ज्यादा बात कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट है इससे ड्यूअल सबऑर्डिनेशन प्रिवेंट होगी और इससे क्या प्रिवेंट होगा, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, ये इंडिविजुअल एम्प्लॉय की बात करता है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल एम्प्लॉय से रिलेटेड है बट इट अफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। सो अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके इंटरेस्ट मतलब जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखना है एज पर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये ड्यूटी बनती है मैनेजर की। मैनेजर को इस तरीके का एग्जेम्पलरी बिहेवियर दिखाना है अपने सबऑर्डिनेट्स को जिससे सबऑर्डिनेट्स जो है मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल वो कोई भी ऐसे अपनी पावर मिसयूज नहीं करनी उसे जिससे उसे लग रहा हो कि हाँ यार यहाँ पे मेरा फायदा है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, मैं जनरल इंटरेस्ट को इग्नोर कर देता हूँ। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके सबऑर्डिनेट्स उससे बहुत सारी बातें सीखेंगे और वो भी इन टर्न यही करेंगे, है ना। तो ये था हमारा प्रिंसिपल सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी देना। एम्प्लॉयज की सैलरी जो होती है इट शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल एंड बोथ फॉर एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। भाई ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय को इतनी तो सैलरी दे देनी है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। नंबर 2, भाई सैलरी दो बट ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी के अंडर होनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी है नहीं, वो इतना प्रॉफिट अर्न कर नहीं रहा और सैलरी बांटे जा रहा है, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल ग्रोथ में हिंड्रेंस लेकर आएगा। इसके अगर देखो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो जस्ट है एंड इक्विटेबल है। इसकी वजह से आपसी संबंध अच्छे होंगे वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में और जिससे कंपनी की स्मूथ वर्किंग होगी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सारी पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है टॉप मैनेजमेंट के पास, मतलब टॉप मैनेजमेंट ही सारे ही डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सारे डिसीजंस कौन ले रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, और टॉप मैनेजर्स जो होते हैं वो लोअर लेवल मैनेजर्स को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज वर्टिकल, दैट मीन्स टॉप से बॉटम पे आती है फिर बॉटम से टॉप पे जाती है। नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग डिस्ट्रीब्यूट की जाती है अमंग्स द लोअर लेवल, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन होती है ना ये ज्यादातर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होती है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में इतनी नहीं होती। ठीक है, अब हेनरी फियोलजी हमारे ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा कहता है स्केलर चेन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपीरियर भी है और सबऑर्डिनेट भी है, बट एक अथॉरिटी के हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन एक चेन में फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, मतलब से बॉटम में आनी चाहिए फिर बॉटम से टॉप पे ट्रेवल होके सारी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। ठीक है, अब सारी इंफॉर्मेशन ए है, ये ए टॉप मैनेजर, इसके पास 2 लाइंस है BCD एंड LMN, तो सारी इंफॉर्मेशन इस तरीके से ही फ्लो करेगी। बट अब मान लो कोई भी एक इमरजेंसी आ गई जिसमें C है, उसको M मतलब अपने ही लेवल पे कम्युनिकेट करनी हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई, C से B पे फिर A L M तक जाना पड़ेगा, है ना। बट यार मान लो कोई इमरजेंसी है तो वो इस केस में क्या करेगा, इस केस में अगर वो ये चेन फॉलो करता है तो इन्फॉर्मेशन डिले हो जाएगी। तो इसके लिए एक रूट बनाया हुआ है जिसमें C जो है वो M से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है और इस रूट को गैंग प्लैंक बोलते हैं। ठीक है, सो गैंग प्लैंक इज द शॉर्टेस्ट रूट एंड हैज बीन प्रोवाइडेड सो दैट कम्युनिकेशन इज नॉट डिलेड इन द केस ऑफ इमरजेंसी। तो ये थी हमारी स्केलर चेन। सो आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑर्डर। ऑर्डर वाला प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि एक जगह होनी चाहिए सारी चीजें रखने के लिए और सारी चीजें उसी जगह पे रखी जानी चाहिए। इसका मतलब एक ऑर्डरलीनेस मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर ऐसा होगा तो कोई भी किसी भी तरीके की एक्टिविटी में हिंड्रेंस नहीं होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब मान लो एक स्कूल है, स्कूल के अंदर बुक्स ऑफिस के अंदर रखी जा रही है, चॉक्स लाइब्रेरी के अंदर, ऑफिस रिकॉर्ड स्टाफ रूम के अंदर, तो यहाँ पे किसी तरीके का ऑर्डर है नहीं, कोई भी चीज़ टाइम आने पे मिलेगी ही नहीं, तो यहाँ पे ऑर्डरलीनेस वाला प्रिंसिपल जो है वो वायलेट हो रहा है और स्कूल में एफिशिएंसी फिर इस तरीके से तो नहीं आ सकती।
नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा इक्विटी का। इक्विटी वाला प्रिंसिपल कहता है कि मैनेजर का बिहेवियर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही काइंड होना चाहिए, और वो इक्वल बिहेव करे, इक्वल ट्रीटमेंट करे सब सारे एम्प्लॉयज़ के साथ। कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेस ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज एंड कास्ट। ठीक है, ये इसकी वजह से एक लॉयल्टी और डिवोशन प्रमोट होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हार्मनी प्रमोट होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल मतलब होता है स्टाफ। इस प्रिंसिपल के हिसाब से एक बार अगर आप पर्सोनल को सिलेक्ट कर लेते हो तो उसको बार बार मत हटाओ, बट आप जब सिलेक्ट कर रहे हो ना तो आप रिगरस मेथड यूज करो। हेनरी फियोलजी यही कहते हैं कि एम्प्लॉय टर्नओवर है, हमें मिनिमाइज करना है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। यार बार बार काम करने वाले लोगों को हटाए जा रहे हैं, फिर नए लोगों को लेकर आ रहे हैं, इससे हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी। ठीक है, कॉस्ट बढ़ेगी, एफिशिएंसी कम होगी और ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल ग्रोथ कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा इनिशिएटिव। अब फ्योल के हिसाब से मैनेजर्स को चाहिए कि सारे ही लोगों को मोटिवेट करे, ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करे कि वो इनिशिएटिव ले, उनको इनिशिएटिव प्रोवाइड करे ताकि उनको भी लगे कि हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं और हम इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट प्रिंसिपल है हमारा एस्पिरिट दे कॉज। ये प्रिंसिपल जो है इज रिलेटेड टू द टीम वर्क। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के बीच में एक टीम वर्क, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, फ्योल के मैनेजमेंट को टीम स्पिरिट प्रमोट करनी है, यूनिटी प्रमोट करनी है, हार्मनी प्रमोट करनी है द एम्प्लॉइज। ठीक है, भी बात करना ना तो उसे ये नहीं बोलना कि मैं करूंगा, उसे बोलना हम सब मिलके करेंगे। जब वो ये बोलेगा ना हम सब करेंगे तो इससे सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के बीच में बिलोंगिंगनेस आएगी कि हाँ हम इस कंपनी के लिए कुछ मायने रखते हैं, हमें भी कुछ करना है। ठीक है, नीड टू यूज द पेनल्टी। देखो यार, जब सारे ही लोग टीम वर्क में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रहेंगे तो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ने की नहीं सोचेगा। जब ऐसा होगा तो पेनल्टीज यूज करने की भी जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट, गिव राइज टू द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट आएगा, बिलोंगिंगनेस आएगा। सो दिस वाज द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ आवर फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसी के साथ हमारे फ्योल के प्रिंसिपल खत्म होते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टेलर के प्रिंसिपल और उसके टेक्निक्स प्लस टेलर और फ्योल के प्रिंसिपल्स के बीच में क्या डिफरेंस है बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।